तो देखो बेटा, आज का टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। नहीं, ये आएगा पार्ट, ऐड करो एनर्जी। शायद से मैं भूल गया हूँ, फिर डालना ये पार्ट भूल गया था क्या कंटेंट में, देखो हाँ, फिर ये ऐड करो, ये बीच में ये आएगा, मैंने ये देना भूल गया था शायद। एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। याद है आपने अभी पिछले लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़े। आपने पढ़ा कि एक यूनिफॉर्म रॉड अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें जो जनरेट होगा वो BLV उसकी वैल्यू आती है। फिर उसके अलग अलग सिनारियोज, अलग अलग कंडीशंस को आपने स्टडी किया है ना। अब उसी से रिलेटेड हमारा आगे का एक पार्ट आ रहा है, एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे सीन। आप सबसे पहले एक मेटालिक फ्रेम या कंडक्टिंग वायर से बना हुआ फ्रेम इमेजिन करिए। ओके, मैंने ये फ्रेम को इमेजिन किया, उसको नाम दे देते हैं ABCD। ओके, मान लिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कैपिटल L है। ओके, मान लिया। फिर उसके बाद मैं ये इमेजिन करूँगा कि ये रखी गई है पार्शियली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड, अरे कहाँ, अरे बोलो भाई कहाँ, इनवर्ड्स। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जैसे नज़र आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जो अंदर के तरफ डायरेक्टेड है। ओके भाई, चलो मान लिया। जब आप इसे इधर मूव करेंगे विथ वेलोसिटी v, आप राइट साइड में से मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, तो भैया यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप निकाल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सर ये कैसा, हम कैसा माने? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल, मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहां से लेते हैं ये वाले को है। अब भाई पूरा फ्रेम राइट में से रख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले शुरुआत कहां से करना? मैग्नेटिक फील्ड, पहले फिंगर निकालना मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्ट करो। अब बताओ मोशन ऑफ अ कंडक्टर किधर है? राइट साइड, अंगूठे को मोड़ो। अब मिडल फिंगर को ओपन करो, तो इंड्यूस्ड करंट किधर हुआ? ऊपर। तो भाई हमने यहाँ से साफ समझ में आ रहा करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा। अब जाहिर बात है करंट ऊपर जाएगा तो भाई ये ऐसे ही घूमेगा ना। तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ऊपर करिए, अलीजा अलीजा, क्लास का टाइम 11:15 है ना, कल ओपन नहीं करूंगा मैं। तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर सामने। तो अब यहां ठीक है, चलो मान लिया इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। फिर देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कौन सा चैप्टर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें तुमने क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, तुमको कुछ नहीं आता है ना, मैं तुमको याद दिलाता। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो तुमको क्या फील होता है? क्या होता है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फील होता है। तो देखो जब तुमने क्या किया है, इसको इधर खींचे, इसमें क्या पैदा हुआ? इंड्यूस्ड करंट। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। इधर खींचे तो क्या पैदा हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी वजह से क्या पैदा हुआ? इंड्यूस्ड करंट। अब ये करंट कैरिंग वायर, ये जो AB वायर, AD वायर, इतना छोटा सा पोर्शन जो वायर का है, तुमको नहीं लगता ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में है? अब जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसे क्या फील होगा? फोर्स फील होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा पता लगाओ तो भाई उसको मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में फील होगा। अब उसके लिए क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? FBI, लेफ्ट हैंड रूल है ना। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स। तो पता चला कि इसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है। मान लो इसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स फील हुआ, वेक्टर F1। अच्छा ठीक है, बाकी ये वाला हिस्सा फ्रेम का देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर।
अरे भैया इसको जो फोर्स फील हुआ ऊपर की तरफ, है कि नहीं? और जाहिर बात है फिर इसको फोर्स कहाँ फील होगा? नीचे की तरफ, है कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि वायर के इस हिस्से को फोर्स फील हो रहा है ऊपर की तरफ, इस हिस्से को फोर्स फील हो रहा है नीचे की तरफ, और इस हिस्से को फोर्स फील हो रहा है अदर लेफ्ट साइड में। अब ऐसा है कि देखो ये फोर्सेस और ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। ये फोर्सेस और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मतलब ये है कि जब मैं इसको इधर खींचूंगा, जब मैं मैकेनिकल फोर्स इस तरफ लगाऊंगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आपको किधर फील होगा? पीछे की तरफ। ऐसा लग रहा है कि आपको क्या कर रहा है? कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, आपकी साजिश रच रहा है आपके खिलाफ, बोल रहा है कि मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा। मगर मुझे चाहिए कि मैं उसी स्पीड से, जितनी स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे थे, उसी स्पीड से इसको आगे लेके जाते रहूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये जो मैकेनिकल फोर्स रहेगा, वेक्टर एफ मैकेनिकल का MEC, तो इसको अभी एफ से भी दे देता हूं मैं। तो ये कितना रहेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ क्या रहेगा? माइनस वेक्टर F1, या फिर जिसको मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड में F शुड बी इक्वल्स टू F1। ठीक है, आई बार समझ में? ओके, चलो इस पे हम दोबारा आएंगे। हम पहले ये बात करते हैं कि तुमने अभी क्या बोला कि जब तुम फ्रेम को इधर लेके जा रहे हो, है ना, तुमको नहीं लगता ये फ्लक्स कम होते जा रहा? क्योंकि एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा? कम हो रहा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा? कम हो रहा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, बढ़े या कम हो, क्या वर्ड? चेंज होता है। क्या पैदा होता है? बोलो बोलो बोलो। इंड्यूस्ड EMF, पहले करंट, पहले EMF फिर बाद में करंट। तो क्या पैदा होता है? इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। अच्छा, वो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt इन मैग्नीट्यूड। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैं बोलो माइनस साइन मार गोली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर, तो क्या आएगा? d∅dt। अच्छा, फाई क्या होता है? B इंटू ए होता है एरिया। B इंटू मैं क्या L इंटू एक्स लिख सकता हूँ? एक्स बोले क्या आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेच, ये डिस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, वो x। ओके, BLX लिख सकता हूँ, वैल्यू डालो। E इज इक्वल्स टू d/dt BLX। B और L को क्या करो? बाहर निकालो, dx अपॉन dt। E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? BLV। तो मेरे पास नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, इंड्यूस्ड EMF जो पैदा हो रहा है यहाँ पर, उसका पता चल गया, BLV। आया समझ में? अगर मैं इमेजिन करूँ ये जो पूरा कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। कंडक्टिंग वायर जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है, वो जिस वायर से बना होगा उसका कलेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा फिर? E/R, यानी कि I इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? BLV अपॉन R। हाँ भाई, ये भी एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ये जैसे एक फॉर्मूला आया था, है ना। इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ उसे। अच्छा ठीक है, अब मैं दोबारा आता हूँ उस बात पर। अभी थोड़ी देर पहले ये बात चल रही थी कि जब तुम उसको इधर खींच रहे होंगे, तुमको एक मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा होगा। उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू का नाम क्या दिया तुमने? F1। तो क्या मैं पूछूं F1 कितना रहेगा वो मैग्नेटिक फोर्स? तो अगर तुमको पिछला फॉर्मूला चैप्टर का याद है, कोई बता सकता क्या रहेगा? बोलो बोलो, सही बोल रहे। ILB cos साइन थीटा, ILB साइन थीटा। तो ILB साइन मैं यहाँ डायरेक्ट डाल देता हूँ 90 डिग्री, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसा जा रहा है ना, और ये इधर है कैपिटल्स में ना। हाँ, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर है। तो F1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ भैया? ILB, इजंट इट? चल भाई मान लिया, F1 इज इक्वल्स टू ILB। अब आगे क्या? आगे क्या? मेरे पास I की वैल्यू है BLV अपॉन R, डाल दो भैया वहाँ पे। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू I की वैल्यू डालूंगा BLV अपॉन R। ऑलरेडी वहाँ कौन मौजूद है? L और B। जो आगे जाके F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन, नहीं V का कहाँ से स्क्वायर होगा? V/R। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात किए थे कि आपका मैकेनिकल फोर्स जो होगा इसी मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि आपको उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से आगे लेके जाना है।
तो भाई मैं कहूँगा देयरफॉर मैकेनिकल फोर्स F इज इक्वल्स टू, उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, है ना। आया बात समझ में। अब देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे कि आपने वर्क एनर्जी चैप्टर थोड़ा सा याद होगा अगर आपको, रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ये गिवन बाय वेक्टर F डॉट वेक्टर V, कुछ याद आया है ना, F डॉट वेक्टर V, जिसको आप लिख सकते हैं F इंटू V इंटू कॉस थीटा, वेर F इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, V इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। बोलो क्या एंगल के बीच में का, बोलो एंगल क्या है, 180। 180 मैकेनिकल F बोले तो मैकेनिकल है भैया, F1 था आपका, हाँ क्या आएगा 0। F1 मैग्नेटिक फोर्स था, F क्या है मैकेनिकल फोर्स है, तो भैया दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो मैं यहीं डाल देता ना cos 0, है ना। तो मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी P इज इक्वल्स टू, जो कि मैकेनिकल पावर है ये याद रखना, वो क्या है F इंटू V, तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू F क्या है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R मल्टीप्लाई बाय V, देखो मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 आया समझ में, मैकेनिकल पावर। अब एक मिनट रुक जाओ, हम रिजल्ट पे आ चुके हैं कि मैकेनिकल पावर आपका इतना आएगा, मगर इसमें देखो जब तुमने इसको ऐसा खींचे, इसमें करंट दौड़ना चालू किया, है ना, जब कभी भी किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है वहाँ क्या जनरेट होता है, हीट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वेट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा है, जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो भैया वहाँ क्या जनरेट होता है, हीट। हाँ या ना, पढ़े ना। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़े होंगे H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो मैं बोलूँगा P रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट, या हाँ ठीक है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट, कंजम्पशन वर्ड नहीं होगा यार उसके अंदर, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क हो गया, रेट ऑफ हाँ डिसिपेशन ऑफ हीट, नॉट कंजम्पशन, डिसिपेशन, हाँ रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, तो रेट ऑफ डिसिपेशन, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट मतलब इसमें कितनी तेजी से हीट बाहर निकल रही है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट कितना होगा, तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट कितनी तेजी से हीट बाहर निकलेंगे, तो हीट अपॉन टाइम, यानी कि क्या हो जाए वो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर RT होता है ना, H की वैल्यू क्या होती है I स्क्वायर RT, TT कैंसिल है I स्क्वायर R। अब एक काम करो I की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ से, तो I की वैल्यू क्या है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, तो भाई क्या हुआ फिर देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, इक्वेशन नंबर 7। अच्छा एक बात बता, फ्रॉम 6 एंड 7 तुमने क्या सीखे, कुछ भी नहीं सीखे सर, 2 इक्वेशन मिली बस इतना सीखे नहीं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट दोनों क्या होती है सेम, मतलब तुम जितनी तेज़ी से खींचोगे तुम्हारी इतनी जो एनर्जी उसमें उतनी हीट वहाँ से बाहर निकलेगी, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैकेनिकल रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल पावर हीट पावर के क्या आता है बराबर। देखो थ्योरी में बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा मत लिखना, उसको थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड C वी कैन कंक्लूड दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज सेम, बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। बाकी नीट वालों ध्यान रखो, हाँ भाई सेम होता है, बात खत्म हो गया, लिख लो। चलिए ध्यान दीजिए, एक कंडक्टिंग रॉड है इमेजिन करिए, और एक 2 रेल्स है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है यहाँ पे। एक कंडक्टिंग रॉड को इनिशियली t=0 आप यहाँ रख के छोड़ देते हैं, वो ऐसा घसता हुआ नीचे गिरेगा। कंडक्टिंग रॉड मतलब ये मेटालिक रेल से ऐसा घसता हुआ नीचे गिरेगा, मतलब कांटेक्ट में रहेगा। अगर जब तक कांटेक्ट में रहेगा ये सर्किट कंप्लीट रहेगा आपका। तो वो क्या होगा कि जब वो नीचे गिरेगा तो हम देखेंगे कि इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनीथिंग विच फॉल्स अंडर ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, तो वो भी स्पीड नीचे बढ़ती हुई स्पीड से नीचे गिरेगा।
अब जब बढ़ती हुई स्पीड से नीचे गिरेगा तो भैया अब देखो यहाँ पर क्या होगा फिर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो बताया ही मैंने ना, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो देखो पहले इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, जब वो नीचे गिर जाएगा इतना, तो अब इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आपने नोटिस क्या किया, एरिया बढ़ता जा रहा है ना। अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। या सिंपल आप जानते हैं एक रॉड जब इंड्यूस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीचे मूव करता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, जिसके कारण यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बताएगा मुझे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। यहाँ पे नीचे गिर रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर इज डाउनवर्ड्स। सोचो जरा, करो राइट हैंड रूल करो, पहले मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करो, किधर है, करो सब लोग करो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पहले सिर्फ उंगली को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मोशन ऑफ कंडक्टर इसकी बात कर रहे हैं अपन ना, नीचे की तरफ करंट है ना। अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे है, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, राइट साइड में। मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसा फ्लो होकर ऐसा सर्कुलेट होकर आएगा, है ना, ये ऐसा आएगा। ये रॉड में है ना, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ कहाँ जनरेट होगा, इधर होगा ना। तो यहाँ से ऐसा फ्लो होकर ये ऐसा आएगा। ठीक है चलो मान लिया, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में नीचे गिर रहा होगा तो उसको क्या फील होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा यही बता दे सकता हूं मैं। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, B² L² V/R। अरे थोड़ी देर पहले ही देखे ना अपन ने, B² L² V/R। एज यू कैन सी मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब तुम्हारी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। अब तुमको तो मालूम है जैसे जैसे वो नीचे गिरते तुम वेलोसिटी बढ़ती, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। एक स्टेज आएगा जब नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों भी सेम हो गए तो क्या होगा, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। क्या होगा बेटा, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। अब ये कांस्टेंट स्पीड से जब नीचे गिरेगा तो जब मैं बोलूँगा कि मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएंगे, B² L² V/R इज इक्वल्स टू mg। और अब ये कांस्टेंट फोर्स से नीचे गिरेगा और अब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी एक और जगह तुम पढ़ चुके थे, याद है कुछ बोला, फ्लूइड मैकेनिक्स। वो याद है, विस्कस फोर्स है, क्या था विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, याद है किसी को? स्फेरिकल बॉल नीचे जा रहा था, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। विस्कस फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वहां पर देखो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है इसमें। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर यहाँ पे, therefore टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mgr अपॉन B² L² एंड दैट्स इट। ये है हमारे पास द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। चलो लिखो जब तक मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं नोट का सेकंड पॉइंट। व्हेन ए कंडक्टर स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका 3D डायग्राम है। आप ये इमेजिन करिए कि ऐसा इंक्लाइंड सरफेस पे एक रॉड रखा गया है और यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ इंड्यूस्ड करंट जो भी पैदा होगा उसके लिए, अगर मान लो इस साइड में फ्लो हो रहा है वो, तो ये ऐसा फ्लो होगा, या फिर अगर ऐसा आया तो ये ऐसा 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 फ्लो होगा। ठीक है, तो इसने पूछा है हमसे कि भाई पता लगाओ कि यहाँ पर आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है यार, नो डाउट जब ये स्लाइड होता हुआ जाएगा सबसे पहले लिस्ट बनाओ क्या क्या फोर्सेस उस पर लगने वाले हैं।
फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। चलो बनाओ, क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो आपका वेट लगेगा mg इस तरफ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अलावा भी कुछ है क्या? इसके अलावा भी कुछ है क्या कि हो गए सारे फोर्सेस? अरे बिंदास बोलो, जो लग रहा बोलो बिंदास। इसके अलावा भी कुछ और फोर्स है कि हो गए सारे? फ्रिक्शन फोर्स नहीं, सरफेस स्मूथ है। अरे मैग्नेटिक फोर्स है ना, क्योंकि देखो भाई ये कंडक्टिंग रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है यहाँ पे। तो अब अगर कंडक्टिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर इस रॉड में क्या पैदा हुआ होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या फ्लो हो रहा होगा? इंड्यूस्ड करंट। अब अगर इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ होगा तो ये इंड्यूस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जा रहा है स्लाइड होते हुए, है ना। तो अब उसमें भाई ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ होगा, है ना। सबसे पहले दो सवाल कि भाई मुझे एक बार बताओ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पहला सवाल देखो, रॉड ऐसा जा रहा स्लाइड होते, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। रॉड ऐसा जा रहा, देखो एक डायग्राम मैंने हेल्प किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उधर। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, रॉड ऐसा स्लाइड होते हुए जा रहा है ना। अब देखो ये एंगल जो है, देखो वेलोसिटी का एंगल ये है ना, ये वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ये थीटा है तो तुमको नहीं लगता ये 90 माइनस थीटा होगा? ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा वेलोसिटी। मतलब देखो ना, सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? देखो ये इंक्लाइंड सरफेस, ये सीधा mg नीचे जा रहा, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 माइनस थीटा। तो फिर ये कंपोनेंट क्या होगा? v cos 90 माइनस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा? v sin 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसमें से काम वाला कौन सा अपना? ये वाला साइन वाला कि कॉस वाला? साइन वाला, क्योंकि भैया जो कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये अभी थोड़े दिन पहले अपन ने पढ़े थे। तो वही वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा है, ये वाला, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब ठीक है, चलो भाई मान लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी वजह से पैदा हुआ है। थोड़ा लिखना है तो लिख भी दो कि देखो देखो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा ना, वो BLV साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि BLV कॉस थीटा, ये रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, चलो ये पता चल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? FBI, मोशन ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब इसको कैसे करूंगा मैं क्योंकि टेढ़ा है। ठीक है, चलो मोशन ऑफ क्या थंब क्या रहता? मोशन ऑफ कंडक्टर। ये तो नीचे की तरफ हो रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, चलो जान दो। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होने वाला है वो इस तरफ आएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इधर रहेगा, है ना, साम बाहर की तरफ जाएगा। अब जिसके कारण इसको जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा बता देता हूँ चीज़ें। तो जिसके कारण इसको जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, इधर ध्यान दो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, है ना। ये तो कर सकते हैं शायद FBI, हाँ B नीचे की तरफ, करंट आपकी तरफ, छोड़। तो अब इसको मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। अब देखिए इधर ध्यान दे, इधर। फिर इसको भी दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप, है ना। देख ये थीटा, तो देखो नहीं लगता ये थीटा रहेगा, तो फिर ये FM cos थीटा, FM cos थीटा रहेगा। अब देखो अगर ये वेलोसिटी को हटा दूं मैं, हम सिर्फ फोर्सेस को अगर देखें
तो तुमको तो ये तो मालूम ही चाहिए कि ये mg sin थीटा होता, इतना तो मालूम ही होगा कि mg sin थीटा होता। तो अब ऐसा है कि जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जिस वक्त मैग्नेटिक फोर्स Fm cos थीटा और mg sin थीटा, Fm cos थीटा और mg sin थीटा ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? b स्क्वायर l स्क्वायर v i r। मगर यहाँ पर कौन सा v लेना पड़ेगा तुमको? v cos थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो। पिछले केस में देखो ये जो वेलोसिटी थी नीचे की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर थी, बट यहाँ नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर v cos थीटा लेना पड़ेगा। डाल दो यहाँ पे, तो ये है b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। बोले स्क्वायर कैसे हो गया भाई? cos का पहले से एक cos मौजूद था, है ना, Fm का भी cos आ गया, तो आ गया ऐसा। और ये जो वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये आप करो इधर, टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी हाँ v स्क्वायर नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mg sin थीटा इंटू r अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में आपको? लिख लीजिए। तो हम एक ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो ये दिख रहे हैं हम लोग। एज शोन इन फिगर, अ मेटल रॉड इन कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट द सर्किट, मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट द सर्किट। एक मेटल रॉड इस तरह से कॉन्टैक्ट बना रहा है और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला। द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मैकेनिकल फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है वो। क्या है मैकेनिकल फोर्स का फॉर्मूला? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई आर। बोलो क्या है फॉर्मूला? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई आर। वन सेकेंड, क्या फॉर्मूला? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई आर। वन सेकेंड, क्या है? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई आर। तो मैकेनिकल फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास, b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय आर। b क्या है? 0.15, तो 0.15 का स्क्वायर, l 50 सेंटीमीटर यानी 15 × 10⁻⁻² यानी 0.5, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.25। वेलोसिटी कितनी दी गई है? 2, और r कितना दिया हुआ है आपको? 3। चलो करो क्या आंसर बताओ। 0.0225 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1/2 1/6। बोलो कितना आ रहा? हाँ 2 है ना? फर्स्ट कि सेकंड? पावर का इशू है। है ना? यानी कि ये हो जाएगा 0.01125 डिवाइड बाय 3 और 11.25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3। 11.25 डिवाइड बाय 3 कितना हो रहा? 3.75। फर्स्ट ऑप्शन आता फिर। ओके चलिए, तो यहाँ ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, एडी करंट या फोकॉल्ट करंट। थ्योरेटिकल पार्ट है अगला जो है, तो छोटा है, जल्दी हो जाएगा।